जी, हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गाइड टू सक्सेस। माय नेम इज मोहिनी चौधरी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अच्छा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है और रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस क्या थे, किन कारण से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ये इससे पहले वाली एक वीडियो है, उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में आज हम कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को समझते हैं। अब आई नो कुछ बच्चे कहेंगे इसमें क्या समझना है, ये तो हमें समझ आ ही गया, बट फिर भी जिन्हें नहीं समझ में आया है उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। एक तरीके से सिपाही म्यूटिनी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। पर ये जो वॉर हुआ, इसके होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। एक तरीके से हम कॉन्सिक्वेंसेस को इस तरीके से देख सकते हैं कि वो जो रिवॉल्ट हुआ उसके बदले में उसका जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट क्या निकल के आया, रिवॉल्ट के बाद हुआ क्या, ठीक है। ये इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि रिवॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, आखिरकार उसका क्या परिणाम हमारे सामने निकल के आया है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो टॉपिक सबको समझ में आ गया। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे, सॉरी ये मेरे फोटो की वजह से थोड़ा सा ढका हुआ है, इसको आप देख लें। ये देखिए आप, इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन, कंपनी रूल इज एंड। ठीक है, अगर हम मोटे शब्दों में अगर बात करें ना, इसकी डिटेलिंग में ना जाए, तो हम ये वर्ड बोल सकते हैं कि इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, इसके बाद हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था हमारे ऊपर से, इंडिया के ऊपर से, वो हट गया। और अब हमारे ऊपर जो डायरेक्ट रूल था वो किसका हो गया, क्राउन का। क्वीन विक्टोरिया जो है वो अब यहाँ की सुप्रीम अथॉरिटी बन गई, जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। देखिए, ऐसा नहीं था कि फॉरेन रूल हट गया था, फॉरेन रूल अभी भी हमारे ऊपर था, बट बस पावर ट्रांसफर हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर कहाँ चली गई थी, किसके पास, कंपनी, सॉरी क्राउन के पास जो है वो पावर चली गई थी। थोड़ा पढ़ लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी, क्राउन के पास चली गई थी। जब पावर क्राउन के पास ट्रांसफर हो गई तो रिवॉल्ट कब हुआ आपका, 1857 में। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, किसकी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, इंडिया की तो कोई गवर्नमेंट उस वक्त थी नहीं, वही ब्रिटिशर्स ही थे ना, अपने यहाँ कंपनी का रूल था। लेकिन ब्रिटेन में तो थी ना गवर्नमेंट, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अब जो कॉर्पोरेशन इतने, अब जो इतने दिन से हम इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना, और इनका इनके ही देश में कोई ना हिस्सा था, ना रूलिंग में कोई इनका पार्टिसिपेशन है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में इनका कोई पार्टिसिपेशन है। इनको लगा अब थोड़ा हाई टाइम है, अब हमें उनकी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन है इसे कम करना पड़ेगा। बहरहाल वो एक्सप्लॉइटेशन कम तो नहीं हुआ, हाँ वो खत्म तो नहीं हुआ और ना ही कम हुआ, बस उसका तरीका बदल दिया। ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेशन डायरेक्ट दिखता था, बस उसमें कुछ आइडियोलॉजी ले आए ये लोग, है ना, कुछ आइडियोलॉजी ऐसी इन्होंने अपनी चेंज की हम लोगों को रूल करने की, जिससे वो इतना क्लियर नहीं दिख रहा था जितना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर दिख रहा था। ठीक है, कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, यहाँ से बैक होने वाली थी, और कौन आने वाला था जी, क्राउन। क्राउन का हमारे ऊपर रूल आने वाला था। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम पे राज करती थी, अच्छा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि एक नया एक्ट आया। एक्ट का नाम है एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस या बेटर गवर्नेंस। ठीक है, नाम का एक्ट है कि बेटर गवर्नेंस है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ना, एक्सप्लॉइटेशन होना था, है ना, क्राउन के बाद भी हमारे ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, बट जी तरीका बदल गया, है ना। जो एक्सप्लॉइटेशन सामने से हो रहा है बस वो पीछे से हो रहा है। सिंपल सी बात होगी ना, कोई आपको सामने से आके थप्पड़ मार दे या पीछे से थप्पड़ मार दे, थप्पड़ तो लग रहा है ना आपको, पिटाई तो आपकी हो रही है। तो सेम चीज थी, एक्सप्लॉइटेशन अभी भी होना था, चीजें अभी भी खराबी थी, एडमिनिस्ट्रेशन वही होना था, बट चीजें चेंज हो गई सामने से। ठीक है,
अब ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, वो हमारे हर अफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है हमारे लिए बनाया गया। एक चीज और है, आपने देखा होगा गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, लेकिन आफ्टर द एक्ट ऑफ 1858 वॉइसरॉय होने लगे, ठीक है। पहले वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वीन विक्टोरिया जो है, उन्होंने यहाँ पे जो है अपना क्या बोलेंगे, अपना राज स्थापित कर लिया, ठीक है। 1858 में इलाहाबाद दरबार में, ठीक है, क्वीन का जो रॉयल प्रोक्लेमेशन था उसको इशू कर दिया गया, उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया, ठीक है। क्वीन के प्रोक्लेमेशन में था क्या कि अब ऐसे राज होगा, अब ये पॉलिसीज होंगी, है ना, जमींदार के प्रति हम ये पॉलिसी रखेंगे, यहाँ के जो प्रिंस हैं उनके लिए ये पॉलिसी रखेंगे, उनके लिए, समझ रहे, एक पूरी लिस्ट थी कि भाई अब जो कंपनी खत्म, अब जब कंपनी रूल खत्म हुआ है तो अब क्राउन किस तरीके से रूल करने वाला है उसकी लिस्ट थी, ठीक है। क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लॉर्ड कैनिंग वॉइसरॉय बन गए थे, गवर्नर जनरल जैसी पोस्ट जो थी वो इंडिया से खत्म हो गई थी, ठीक है। इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इलाहाबाद दरबार में दी गई 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन था उसको सबके सामने पढ़ा गया और उसके जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उसकी जितनी भी चीजें थी उसे वन बाय वन डिस्कस किया गया और सबको बताया गया, ठीक है। अब क्वीन के प्रोक्लेमेशन में एन नंबर्स ऑफ थिंग थी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। अब हम मेन कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन आर्मी। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स जिस बात से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, डिसअपॉइंट क्या, शॉक हो गए वो, क्योंकि उनके ही मिलिट्री में हमारे जो इंडियन सिपाही थे वो काम करते थे, है ना, वो सर्विस प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब उन सिपाहीज को ऐसा लगा कि हमारा धर्म खतरे में है या हम खतरे में हैं, या वो कहते हैं ना एक लिमिट से ज्यादा जब उनके ऊपर वो एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया और उन्हें लगा कि डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, ऊपर से रिलीजियस प्रैक्टिस भी उन्हें नहीं करने दे रहे, है ना, नई नई राइफल ला रहे हैं, नए नए कार्टिलेज ला रहे हैं जिनकी वजह से उनके खुद के धर्म को खतरा हो रहा है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा और सबसे पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो विद्रोह किया था, म्यूटिनी की थी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग तो सिपाहीज ने की थी ना, लोकल मास तो बाद में जुड़ा, ठीक है। तो वो एक चीज थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पूरा शक था कि भैया अब जो यहाँ के लोकल सिपाही है ना, उनके प्रति जो ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉयलिटी थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है। लॉयलिटी, उनके प्रति विश्वास जो था वो खत्म हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये था ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो नंबर ऑफ आर्मी के क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आर्मी के जो बंदे थे, इंडियन जो लोग थे, ठीक है, उनको कम किया गया, और जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियन लोग थे, उनकी भर्ती ज्यादा की गई, है ना। उन्होंने अब ये सोचा कि भाई अपनी आर्मी है, ज्यादा से ज्यादा अपने ही लोग उसमें एडमिट, उसमें भर्ती की जाए, बाकी लोगों की भर्ती ना की जाए, यानी जो इंडियन लोग हैं उनकी जो नंबर है उसमें काफी ज्यादा डिक्रीज आया, उनकी भर्ती कम करना चालू कर दिया इन लोगों ने कि नहीं भाई इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, ये पता नहीं कब तलवार लेके हम ही को काटने लग जाए, इससे बेटर है कि आप इनकी भर्ती को रोको, इनकी भर्ती कम करो, ठीक है। अवध, अवध एक ऐसा प्रांत रहा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अवध के जो सिपाहीज थे उन्होंने काफी ज्यादा इनके खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी, तो अवध हुआ। अपना जो सेंट्रल आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस है, वो जगह है ना जहां से उन्हें लगा था कि यहाँ के सिपाहीज ने हमारे खिलाफ जो है म्यूटिनी में ज्यादा पार्टिसिपेशन किया था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वहां से जो है आर्मी में जो भर्ती है वो कम हो गई। कहाँ पे ज्यादा स्टार्ट हो गई, जैसे पंजाब, नेपाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, इन इलाकों से ज्यादा स्टार्ट हो गई, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, यहाँ हुआ। आपका पंजाब है, नेपाल है, वहां के लोगों पे लॉयलिटी थी कि हाँ या ये लोग ठीक है, रिवॉल्ट जब हुआ था इन्होंने हमारे खिलाफ नहीं कोई आवाज उठाई है, इनकी भर्ती करो, ठीक है। तो पहला कारण यह है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आर्मी। अंग्रेज हम पे राज जरूर करते थे, लेकिन अपनी आर्मी में इंडियन लोगों की भर्ती वो लिया करते थे, इंडियन लोगों की भर्ती होती थी, लेकिन जब रिवॉल्ट हुआ उनका विश्वास डगमगाया कि भाई अब कुछ पता नहीं इनका कि ये हमें मारने लग जाए कल को उठ के, इसीलिए द नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो
कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। मैं सब कुछ आपको एक शॉर्ट समरी में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर इसे डिटेलिंग में पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन वाज गिवन। देखो, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन इनकी इतनी ज्यादा, क्या बोलेंगे उसको, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, इतनी ज्यादा ये लोग डिप्लोमैट थे, इतनी ज्यादा इनके अंदर डिप्लोमेसी स्किल्स थे कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी को लॉन्च किया, लाइक सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, इस तरीके की जो पॉलिसीज है वो लॉन्च हुई। अब क्या कहना था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को जाने के बाद क्राउन का कहना था, भाई ठीक है, जितना हमको एनेक्सेशन करना था हम उतना एनेक्सेशन कर चुके हैं, बट व्हाट इज दी, क्या बोलेंगे, वो क्या हमें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या उनका चीज थी कि भाई अब हम इससे ज्यादा आपसे कोई भी टेरिटरी एनेक्सेशन नहीं करेंगे, जो भी यहाँ के लोकल प्रिंसली स्टेट हैं उनको हम ऑटोनॉमी देंगे और वो अपने एरिया में अच्छी तरीके से फिर से राज कर सकते हैं। कोई भी एनेक्सेशन जैसी किसी भी नई पॉलिसी को हम लॉन्च नहीं करेंगे। जो लोकल वहाँ के राजा हैं, जो प्रिंसेस हैं, नेटिव प्रिंसेस हैं, दे हैव द राइट ऑफ ऑटोनॉमी, कि आप आराम से वहाँ पे अपना राजपाट संभाल सकते हो। ठीक है, याद रखें जी, ऑटोनॉमी मिली, अपने छोटे एरिया में फ्रीडम नहीं मिला है। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन, ठीक है, बहुत ही बेकार था। अब झांसी है, आपका सतारा है, काफी सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस, इनकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कंट्रोल ली है। तो अब यही कहना था, बिकॉज इन्हें पता चल गया था कि अगर ब्रिटिशर्स को इतना आइडिया हो चुका था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कि इफ हमने अपना ये जो तरीका है दी, यू नो, जो इनकी डिप्लोमेसी है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका, अगर उसमें ये जल्दी चेंजेस नहीं लाते हैं या उसमें चेंजेस नहीं आ पाते हैं तो क्या होगा, तो फिर से एक रिवॉल्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज इन्हें कंफर्म हो गई थी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रिवॉल्ट होने के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बिगिंस। बहुत शॉर्ट में, बिकॉज मैं इसे आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बिगिन, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतनी सी चीज है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल में। अब इन्होंने एक बात समझ ली थी कि इस तरीके से तो हमें रूल करना नहीं है, अब पॉलिसी हम अपनाएंगे डिवाइड एंड रूल की। ठीक है, जात पात के नाम पे बांटेंगे, रिलीजन के नाम पे डिवीजन क्रिएट करेंगे, राजा को एक राजा के खिलाफ डिवीजन बनाएंगे, वन किंग अगेंस्ट अनदर किंग, जो लोकल मासेस है उसमें हम इस चीज को क्रिएट करेंगे। ब्रिटिशर्स को, अब आप सोचो, आपके घर में कोई एक नया, आज कोई एक नया रिश्तेदार आया है, ठीक है, अब आपकी और आपके भाई की अक्सर ज्यादातर लड़ाई होती रहती है। ठीक है, ये बात किसको पता है, आपके घर वालों को पता है, क्योंकि वो हर दिन देखते हैं कि अरे ये तो आपस में दोनों भाई बहन लड़ते रहते हैं, कॉमन है, सबके घर में भाई बहन लड़ते हैं। अब इसमें क्या था कि जैसे ब्रिटिशर्स हम आए, तो हम 70s की बात कर रहे हैं, है ना, 1760 उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब से लेके 1858 तक का टाइम हो चुका था, एक लंबा टाइम था। ठीक है, 100-150 साल में वो अच्छे से इस बात को जान चुके थे कि इंडियन सोसाइटी कितनी तरीके से टूट सकती है, कितने सारे डिवाइड हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, है ना, क्या इनके फॉल्स हैं, क्या इनकी वो चीजें हैं जिनको यूज करके हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और कास्ट, रिलीजन, वो इम्पोर्टेंट चीज थी, है ना। अब भी नहीं, ये चीज पता चल गई कि चलो let's divide the population, divide the country into different basis, like कभी कास्ट के बेसिस पे, कभी धर्म के बेसिस पे। क्यों भाई, उनके लिए रूल आसान हो जाएगा ना। ठीक है, 2 दिन में कोई नहीं पता लगा सकता ना, सडनली कोई घर में आया उसे क्या पता चलता, है ना। अब पहले स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे तब तो उन्हें नहीं पता था ना कि इंडिया को कास्ट के बेस पे, जब वो इतने दिन रहे उन्हें पता चल गया कि अच्छा इनकी ये फिलोसफी है, ये लोग इन इन चीजों में ऑलरेडी बटे हुए हैं, तो हम इन्हें क्यों यूनाइट करें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इनिशियली उन्हें ये था कि नहीं, हम एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेंशनली उन्होंने कभी भी इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना नहीं चाहा।
लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन वो एक अच्छे तरीके से कर पाए, उसके चक्कर में काफी सारी चीजें थी जो उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, है ना, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेटर हो पाए। लेकिन जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, उनको भी ये चीज समझ में आ गई अब कि बस अब कुछ नहीं, अब एक काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेलते हैं, यानी कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काओ, एक हिंदू कौम को मुस्लिम कौम के, मुस्लिम कौम को हिंदू कौम के, ठीक है, क्रिश्चियन को जैनिज्म, जैनिज्म को क्रिश्चियनिज्म, आपस में इन लोगों की लड़ाइयां करवाओ, और यही एक सबसे अच्छा तरीका है सोसाइटी को, पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का और इन पे अच्छे से राज करने का, क्योंकि यूनिटी दिख गई ना रिवॉल्ट ऑफ 1850 में। आप देखो, कोई हिंदू मुस्लिम हमारे अंदर, हमारे बीच में सोसाइटी में कोई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसे मनमुटाव नहीं है, कोई ऐसी लड़ाइयां नहीं है, सब एक सुप्रीम एग्जाम्पल है। कम्युनल कम्युनल नाम की चीज नहीं है, कम्युनैलिटी हमारे अंदर थी ही नहीं उस वक्त के रिवॉल्ट में। जब हम देखेंगे ना, हिंदू मुस्लिम ने जो एक साथ आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, कमेंडेबल थी, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है उसको यूनिटी का। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट की है ना, कि कम्युनल राइट कराना, है ना, एक रिफ्ट बना दिया इन्होंने रिलीजन के बेसिस पर। ठीक है, इकोनॉमिकल की बात करेंगे, है ना, ठीक है, इकोनॉमिक लूट को एक्सेलरेट करने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक जो उन्होंने लूट है उसको अभी एक्सेलरेट किया है, इकोनॉमिक लूट उनकी पहले से थी, बट वो जो एक किक देना कहते हैं ना, उनको अब ये चीज समझ में आ गई थी कि अब जितना लूट सकते हैं उतना लूटो। अब उनका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं बचा था, उन्हें ये था भाई ये तो लड़ने के लिए भी तैयार है। तो जो इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन उन्होंने किया ना, कि अब जितना भी हम लूट सकते हैं, जितने हैवी टैक्सेस लगा सकते हैं वो लगा दो, जो करना है वो करो। ठीक है, ये एक तरीका था। इकोनॉमिक जो लूट थी वो एक्सेलरेट हो गई थी, और ज्यादा एक्सप्लोटेशन करना। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट सिमिलर है। बेटा गवर्नमेंट का नया एक्ट बना था, एक नई बॉडी आपके सामने आएगी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल का ये एक सिलेक्टेड पर्सन होता था जो ब्रिटिश काउंसिल से आता था। रीजन क्या था बेटा गवर्नमेंट का वो मैंने बता दिया। अब खौफ था, अब डर था, अब इन्हें ये था कि अब अगर हमने हिंदुस्तानियों को पार्टिसिपेशन नहीं दिया, उन्हें थोड़ा सा हमने रिलैक्स नहीं फील कराया ना, कि हाँ भाई शांति से बैठो, अब हम आपके साथ अच्छे से बिहेव करने वाले हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाने वाले हैं, जब तक ये लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो काम किया। अब जो पूरी दारोमदार थी उसको कौन संभाल रहा था? क्वीन संभाल रही थी। ठीक है, जो सैलरी थी, हाँ, उसको ठीक कर दिया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिश, देखो कम लोग कर दिए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कमी हुई थी, सोल्जर्स की भर्ती में उन्होंने कमी की है, काफी सारी चीजें की है उन्होंने सोल्जर्स के चेक में। जैसे एक सेकंड, थोड़ी देर में मैं उस चीज पे आती हूँ, अभी हम इसको देख लेते हैं। हाँ, तो वाइसरॉय जो थे वो एक नए आपको बॉडी देखने के लिए मिलेगी। रूल रेगुलेशन करने का जो तरीका था वो चेंज हो गया था। ठीक है, एक चीज मैं मिलिट्री में आपको डिस्कस करना चाहती थी। हाँ, मिलिट्री में एक चीज और थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी ना, वो जो है वो इंडियंस को नहीं मिला करती थी, जितनी भी, जैसे कि छोटी जो पोस्ट होती है, आपके नायक हैं, आपके सूबेदार हैं, आपके सिपाही हैं, सिपाही हैं, इस तरीके की जो पोस्ट होती थी वो उन्हें मिलती थी। बाकी जो बड़ी पोस्टेड होती थी जैसे लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल, कोई भी इस तरीके की कोई पोस्ट जो है वो इंडियंस के लिए नहीं बनी थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ब्रिटिश से नया बंदा सेलेक्ट होके आ रहा है तो वो हमेशा ही इंडियन की पोस्ट से ऊंचा ही होता था, ठीक है ना। वो उनको क्या होता था कि वो किंग कमीशन जो है, वो क्वीन का कमीशन जो है वो मिलता था। ठीक है, और यहाँ क्या मिलता था? यहाँ वही वाइस रॉय का कमीशन, हाईएस्ट पोस्ट बस वही था। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, जिस जैसे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, फॉर एग्जाम्पल आर्टिलरी, है ना। फॉर एग्जाम्पल वो जो वेपन्स को, वेपन्स का जो वो टेक केयर करते हैं, जो वेपन्स पे ज्यादा, एक एक ग्रुप होता है बेसिकली जो स्पेशली वेपन्स को हैंडल करता है। ठीक है, आर्टिलरी, गन्स हैं, कैनन्स हैं, इन सब चीजों से जो लोग डील करते हैं, तो उसमें आर्टिलरी में क्या था कि वो भी ये ब्रिटिशर्स को ही देते थे, है ना। आर्टिलरी भी इन्होंने किसको देना स्टार्ट कर दिया था? ब्रिटिशर्स को। तो बस ये कुछ ऐसे कारण थे, ये कुछ छोटे में शॉर्ट में आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या रीजन थे। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी सी समरी पसंद आई होगी, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।